नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी 24 के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए कि आपने कोई बहुत मुश्किल प्रतियोगी परीक्षा दी है। आप महीनों से उसकी तैयारी कर रहे थे। और फिर आखिरकार रिजल्ट का दिन आता है। बिल्कुल। आप पूरी धड़कन के साथ उस पीडीएफ फाइल में अपना रोल नंबर खोजते हैं, लेकिन आपके हाथ लगती है निराशा, क्योंकि आपका रोल नंबर नॉट सिलेक्टेड यानी फेल होने वाले उम्मीदवारों की सूची में दर्ज है। जो कि किसी के लिए भी बहुत निराशाजनक होता है। आमतौर पर इंसान मान लेता है कि इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो आगे बढ़ जाता है ना? लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद एक नई आधिकारिक लिस्ट जारी होती है और उसमें आपको सीधे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। पहले ही राउंड में बाहर होने के बाद सीधे फाइनल राउंड का बुलावा। अरे ये तो सुनने में किसी फिल्म की कहानी या कोई मजाक लगता है। देखिए, ये स्थिति किसी भी आम इंसान को कंफ्यूज कर सकती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि चयन प्रक्रियाएं एक सीधी रेखा में चलती हैं। आप एक चरण पास करते हैं तभी दूसरे में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक फेल हुए उम्मीदवार का नाम अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण में दिखाई देना पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और दोस्तों, यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 और 19,838 पदों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ रहा है। हाँ, ये विज्ञापन संख्या 01/2025 वाला मामला है, जिस पर आजकल काफी बवाल चल रहा है। जी, आज हम बात करेंगे उस स्क्रूटनी लिस्ट की जिसने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में इस भर्ती में धांधली हुई है? नॉलेज एकेडमी 24 द्वारा जुटाए गए डेटा के आधार पर आज हम पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य किसी पर फैसला सुनाना नहीं है। हम बस दोनों पक्षों के तथ्यों को सामने रख रहे हैं। एग्जैक्टली। हम बस ये समझना चाहते हैं कि क्या ये सिस्टम की कोई तकनीकी चूक है या सच में कोई बैकडोर एंट्री हुई है। तो अगर हम सबसे पहले सबूत की बात करें जिसने इस विवाद को जन्म दिया, वो है रोल नंबर्स का भारी मिसमैच। हाँ, जो डेटा सामने आया है वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब रिटन एग्जाम के रिजल्ट में जो रोल नंबर्स साफ साफ फेल की सूची में थे, वही रोल नंबर अब स्क्रूटनी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई फेल है तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के लिए क्यों बुलाया गया? ये मिसमैच तो किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें सरकारी परीक्षा प्रणालियों के डेटाबेस को देखना होगा। आमतौर पर इनमें रिलेशनल डेटाबेस इस्तेमाल होता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब वो कैसे काम करता है? जैसे जब कोई लिखित परीक्षा देता है तो उसके अंकों के आधार पर सिस्टम एक कमांड चलाता है। जो कट ऑफ से नीचे हैं उन पे डिस्क्वालिफाइड का झंडा लग जाता है। अच्छा, तो मतलब सिस्टम उन्हें वहीं रोक देता है। बिल्कुल। अब जब स्क्रूटनी के लिए सूची बनती है तो सिस्टम को सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफाइल्स को उठाना चाहिए। तो फिर फेल वालों का नाम कैसे आ गया? क्या ये कोई एसक्यूएल क्वेरी या कमांड की गड़बड़ी हो सकती है? ये एक तकनीकी संभावना है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सारे के सारे फेल उम्मीदवारों के नाम उस लिस्ट में आ जाते। अरे हाँ, पर जो एनालिसिस नॉलेज एकेडमी 24 ने किया है उससे तो पता चलता है कि ऐसा कुछ चुनिंदा रोल नंबर्स के साथ ही हुआ है। और यहीं से बैकडोर एंट्री या सेटिंग का शक पैदा होता है। नियम के मुताबिक स्क्रूटनी उन्हीं कैंडिडेट्स की होती है जो लिखित और शारीरिक परीक्षा दोनों पास कर चुके हों। मतलब मेरिट लिस्ट और स्क्रूटनी लिस्ट तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं ना? बिल्कुल। मेरिट आपकी क्षमता तय करती है और स्क्रूटनी आपके दस्तावेजों की जांच करती है। हाँ, तो अगर किसी ने मेरिट ही पास नहीं की तो उसके कागजात जांचने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सही कहा। बिना किसी आधार के फेल कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में आना बहुत ही अजीब है। क्या ये सिस्टम की चूक है या कोई सुनियोजित सेटिंग? इसका जवाब तो बोर्ड को ही देना होगा। तो क्या इस पूरे मामले पर सीएसबीसी यानी भर्ती बोर्ड ने कोई सफाई दी है? मतलब उनका आधिकारिक पक्ष क्या है? हाँ, बोर्ड ने अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया है। 25 अप्रैल 2026 को उन्होंने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में क्या कहा गया है? उसमें कैंडिडेट्स को पटना ऑफिस बुलाया गया है। बोर्ड का कहना है कि ये लिस्ट महज कैटेगरी और जेंडर करेक्शन के लिए है। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन हो रही है। हाँ, बताइए। अगर कोई कैंडिडेट शुरुआती रिटन एग्जाम में ही फेल हो गया था तो उसके जेंडर या कैटेगरी के डेटा को अब सही करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। मतलब जब वो इंसान आगे की प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है तो इस करेक्शन का क्या मतलब है? ये तो ऐसा हुआ कि किसी का वीजा रिजेक्ट हो जाए और एम्बेसी उसे बुलाकर कहे कि फॉर्म में स्पेलिंग गलत थी, उसे ठीक कर लो। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने।
लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से एक तकनीकी नजरिए से सोचें, तो कई बार पुराने लेगेसी सॉफ्टवेयर इस तरह डिजाइन होते हैं कि वो एरर वैल्यू को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, मतलब सिस्टम आगे ही नहीं बढ़ता होगा। हाँ, हो सकता है कि सांख्यिकीय रिपोर्ट बनाने के लिए हर प्रोफाइल का डेटा सही फॉर्मेट में होना जरूरी हो, चाहे वो पास हो या फेल। पर अगर ये सिर्फ डेटा करेक्शन था तो बोर्ड ने अपने 25 अप्रैल वाले नोटिस में ये बात साफ-साफ क्यों नहीं बताई? देखिए, यहीं पर प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी नजर आती है। जब आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं तो अफवाहों को बल मिलता है। बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं बताया कि बिना मेरिट वाले छात्र इस करेक्शन लिस्ट में कैसे आ गए, और इसी वजह से नॉलेज एकेडमी 24 और हजारों उम्मीदवार अब अपनी मांगे उठा रहे हैं। हाँ, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। जब भविष्य दांव पर हो तो छात्र महज एक गोलमोल नोटिस से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो उनकी मुख्य मांगें क्या है? मैंने सुना है कि वो 3 बड़ी चीजों की मांग कर रहे हैं। जी, पहली तो ये कि CSBC इस पर तुरंत एक नया और स्पष्ट क्लैरिफिकेशन दे। जो कि बहुत जरूरी है। और दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग बहुत तकनीकी है। वो चाहते हैं कि स्क्रूटनी लिस्ट में मौजूद हर एक रोल नंबर का बेस मार्क्स पब्लिक किया जाए। बेस मार्क्स मतलब रिटन और फिजिकल में उन्हें असल में कितने नंबर मिले हैं, वो डेटा सबके सामने आना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि जब रोल नंबर के सामने असली स्कोर आ जाएगा तो कोई भी उसे कट ऑफ से मिलाकर देख सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पारदर्शी तरीका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर फेल कैंडिडेट का नंबर कट ऑफ से कम है तो गड़बड़ी अपने आप साबित हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मार्क्स पब्लिक करने में अगर देरी हुई तो डेटा के साथ छेड़छाड़ भी तो हो सकती है। यही डर छात्रों को भी है। इसीलिए उनकी तीसरी और सबसे अहम मांग है कि EOU इस मामले की बारीकी से जांच करें। EOU मतलब आर्थिक अपराध इकाई? पर ये तो भर्ती का मामला है, इसमें आर्थिक अपराध इकाई क्या करेंगी? देखिए, जब बैकडोर एंट्री के आरोप लगते हैं तो इसका सीधा मतलब भ्रष्टाचार या पैसों के लेन देन से जुड़ जाता है। और EOU डिजिटल फॉरेंसिक का इस्तेमाल करती है। डिजिटल फोरेंसिक वो कैसे काम करता है? वे सीधे डेटाबेस के सर्वर लॉग्स चेक करते हैं। रिजल्ट बनने के बाद किस IP एड्रेस से लॉगिन हुआ और किस कंप्यूटर से बदलाव किए गए। ओह, मतलब अगर किसी फेल को पास किया गया है तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट वहां जरूर होगा। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में आप कोई भी झोल पूरी तरह छिपा नहीं सकते। EOU की जांच से ईमानदार कैंडिडेट्स को उनका हक मिल सकता है। ये तो बहुत ही अहम कदम होगा क्योंकि पुलिस भर्ती कोई आम नौकरी नहीं है। जो लोग चुन कर आएंगे वही तो कानून व्यवस्था संभालेंगे। तो आम जनता का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे मामले को समेटें तो एक तरफ हमारे पास डेटा का एक बहुत बड़ा मिसमैच है जिसे बैकडोर एंट्री कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ बोर्ड का अपना कैटेगरी और जेंडर करेक्शन का दावा है। और समाधान के लिए बेस मार्क्स पब्लिक करने और EOU जांच की मांग की जा रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राज्य की भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी डेटा गड़बड़ी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकती है। तो आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंचे। बिल्कुल। सही और सटीक जानकारी के लिए नॉलेज एकेडमी 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। जब सरकारी डेटा और आम जनता के समझ के बीच इतनी बड़ी खाई बन जाए तो क्या खराबी सिस्टम के सॉफ्टवेयर कोड में होती है या फिर सिस्टम को चलाने वाले मॉरल कोड में? बिल्कुल। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक हर जागरूक व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।